जो इसमें शुरू करेंगे ये अपना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मतलब इक्विटी से अगर पैसा उठाएंगे तो हमको इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना रुपया देना होगा। मतलब अगर 1 लाख रुपया उठाए या 5 लाख रुपया उठाए तो हमको साल में कितना रुपया देना है। जैसा 5 लाख उठाया तो क्या हर साल उसको हम लोग 10-10 हज़ार रुपया देना है कि 1-1 लाख रुपया लोग डिविडेंड के तौर में देना है। तो जितना रुपया हमको इक्विटी वाले को लौटाना है वही रुपये को तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसमें बहुत सारे अप्रोच है निकालने का। एक होता है इसके अंदर में डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसके अंदर एक होता है। इसका हम लोग इस तरह से निकालते हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या बोल रहा है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ये 100 इसलिए लिखा है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। इसका हम एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं यहाँ पर ही। डिविडेंड प्राइस मतलब बोले तो ये इक्विटी वाले को जब हम लौटाएंगे साल साल तो कैसे लौटाएंगे, हम लोग को डिविडेंड देंगे। तो मान लो हम लोग इसको कुछ डिविडेंड देते हैं, 7 रुपए करके डिविडेंड दे रहे हैं और मार्केट में उस शेयर्स का दाम कितना है। सपोज उस शेयर्स का दाम कितना मार्केट में भी चल रहा है 110 रुपया और हम लोग को क्या निकालना है इसका परसेंटेज। तो हम लोग को 7 रुपया है डिवाइडेड बाई 110 रुपया कैलकुलेट करके बताते हैं। 7 रुपया दे रहे हैं डिविडेंड और मार्केट में उसका दाम कितना 110 रुपया इंटू 100। तो हम लोग को कितना परसेंटेज अपना आंसर आएगा 6.36%। तो हम लोग को डिविडेंड प्राइस में कितना कॉस्ट आ रहा है, हम लोग को 6.36%। इसी में ही दूसरा अपना क्या होता है, डिविडेंड तो देना ही देना है, डिविडेंड प्राइस प्लस डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ बोले तो अब क्या हर साल अगर हम 7 रुपए ही देंगे, मतलब हम 2015 में भी 60 रुपए दे रहे हैं, 2016 में भी वही 7 रुपए दे रहे हैं, 2017 में भी 7 रुपए देंगे, 2018 में भी वही 7 रुपए करके ही देंगे लोग को हम डिविडेंड पर शेयर। तब बोलो जो भी शेयर होल्डर होगा जिसको भी हम लोग पैसा दे रहे हैं कब खुश होगा, वो देख के क्या होगा, चलो 7 रुपया 15 मिलेगा। 2016 में भी वही 7 रुपया, 2017 में भी 7 रुपया और 2018 में भी 7 रुपया। क्या इसको इस बात को देख के खुशी होगा, लोगों को कभी खुशी नहीं होगा बात को देख के, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। इसमें अगर मेन बात बोले शेयर होल्डर के हिसाब से इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। और इसमें जब ग्रोथ ही नहीं हो, उसको हर साल 7 रुपए मिलेगा तो क्या हमको जो कैपिटल का जरूरत है 10 लाख रुपए, क्या हम इक्विटी से पैसा ला के दे सकेंगे, फिर हम नहीं उठा पाएंगे पैसा। तो जिसके लिए शेयर होल्डर को क्या चाहिए, डिविडेंड तो हर साल चाहिए और साथ ही साथ इसको क्या चाहिए, साथ ही साथ हम लोग को कुछ ग्रोथ भी चाहिए। तो इसीलिए सेकेंड वाला अप्रोच क्या है, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। तो यहाँ पर ही इसलिए इसका फॉर्मूला इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है, डिविडेंड प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। और यहाँ पर ही फॉर्मूला में एक चीज क्या लिखा जाएगा अपना ग्रोथ, जो भी यहाँ पर ही ग्रोथ जितना भी हम देना चाहें। और ये सारा फिर ब्रैकेट के अंदर आके मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा सब। तो बोलने का मतलब क्या हो गया कि डिविडेंड तो 7 रुपए यहाँ पर ये फॉर्मूले पर 7 रुपए तो नहीं है, मार्केट प्राइस भी 110 रुपए भी रहेगा। लेकिन ये लोग कुछ ग्रोथ चाहेगा कि नहीं चाहेगा, ये लोग हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहेगा। और मान लो हम लोग ग्रोथ कितना बोल रहे, हम लोग किसको 5% करके हम लोग ग्रोथ उसको हर साल देंगे। इसीलिए तो यहाँ पर 5% का मतलब कितना रहेगा अपना 0.05, 5% का मतलब 0.05। और ये सारा चीज को हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे तुम्हारा इनटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए।
तो हम लोग का हिसाब से कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर ये भी ये 7 डिवाइडेड बाय 110, 7 डिवाइडेड बाय 110। अब फिर क्या करना है, प्लस 0.05 प्लस 0.05, 7 रुपया डिवाइडेड बाय 110 प्लस 0.05, तो कितना है ये, इंटू फिर क्या करना है, इंटू 100, तो 11.36%। तो फिर हम लोग के इसके हिसाब से कितना आ गया, 11.36। ये क्या है अपना, ये क्या है अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया। तो सिर्फ डिविडेंड दे रहे हैं 7 रुपए 7 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है अपना 6.36%। और जब डिविडेंड के साथ उसको क्या दे रहे हैं हम लोग, कुछ ग्रोथ भी दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं भाई, उसको हर साल 7 रुपए करके देंगे, 7 रुपए, और हर साल 5% से क्या करेगा अपना बढ़ेगा। तो जब 5% से बढ़ेगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 5% में क्या होगा, बढ़ेगा। तो 6.36 से बढ़ के कितना हो गया, 11.36। तो ये दूसरा रास्ता। अब इसमें तीसरा जो है, अब इसमें एक अप्रोच होता है अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच इसमें तीसरा अप्रोच होता है। इसमें क्या कि बहुत बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड नहीं मिलता। ये अप्रोच होने का पीछे सबसे बड़ा, बहुत सारे ऐसा कंपनी जो हर साल कुछ भी डिविडेंड नहीं बांटता, वो लोग वहां पर क्या कमाता है, अर्निंग प्राइस होता है। अर्निंग प्राइस मतलब कंपनी कितना कमाया, तो जिसके लिए यहाँ पर तुम्हारा कितना जाता है फिर फॉर्मूला में, अर्निंग प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मतलब अगर अर्निंग प्राइस हो रहा 12 रुपए करके दे रहे, और मार्केट में मान लो उसका दाम कितना है, वही 110 रुपए, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई पे कितना कर देंगे 100। तो इसके हिसाब से कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो यहाँ पर इसका कितना जा रहा है, 10.91%। उसके बाद इसी में ही अर्निंग प्राइस अप्रोच के साथ फिर इसमें भी क्या है, ग्रोथ अप्रोच। इसमें भी क्या है, ग्रोथ अप्रोच। तो ग्रोथ में फिर वापस से क्या होगा कि यहाँ पर अगर 2015 में अगर उसको अर्निंग प्राइस शेयर अगर उसको 12 रुपये दे रहे हैं, तो 2016 में क्या चाहेगा, 12 रुपये। 2016 में अगर उसको फिर 12 ही रुपये देंगे, फिर 2018 में फिर 12 रुपये देंगे, तो शेयर होल्डर जो भी यहाँ पर ही होगा उसको परेशानी का बात का होगा कि आज और आज से 4 साल का बाद सब साल में उसको अर्निंग कितना होगा, वही 12 रुपये। तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या देना होगा, अर्निंग प्राइस पर शेयर के साथ में उसको हमको हर साल कुछ न कुछ क्या देना होगा, उसको ग्रोथ देने होगा। और सपोज हम लोग ग्रोथ कितना देने की बात करें, उसको 6%, तो फिर उस हिसाब से अगर 12 रुपए करके दिए तो फिर ग्रोथ नहीं है। तब फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है, इक्विटी सारी कितना आ रहा है, 10.91। और अगर हम लोग अर्निंग प्राइस और हम लोग डिवाइडेड बाय ग्रोथ के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला में क्या जाएगा, EPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ, और पूरा मल्टीप्लाइड पे क्या आ जाएगा यहाँ पर ही 100। तब बोलो अर्निंग प्राइस पर शेयर अभी कितना देना हम लोग, 12 रुपये, तो 12 रुपये। और हम लोग मार्केट प्राइस कितना हम लोग समझ के रखा है, 110 रुपये। अभी जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ हम लोग कितना मान के रखा है, 6%। 6% मतलब कितना हो गया, 0.06 और इंटू 100। तब बोले कितना होगा आंसर। हम लोग कैलकुलेटर अगर चलाए या मुँह से भी करना चाहे तो 12 रुपये डिवाइडेड बाई 110 रुपये में 6% ऐड करना, तो 12 डिवाइडेड बाई 110 में कॉस्ट कितना आ रहा है, 10.91%। तो अगर ग्रोथ अगर हम लोग को 6% देना है, तो उस जगह में मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, 10.91 प्लस 6% कितना होगा, 6.91%। तो ये जो हम लोग निकाला हर जगह में, ये जो हम लोग हर जगह निकाले, ये हम लोग क्या निकाले, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, KE से। यहाँ पर हम लोग अगर ग्रोथ रहा तो KE, यहाँ पर भी अपना किससे हम लोग कभी ये क्या निकाला हम लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हर फार्मूला में अपना क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
तब इस अप्रोच में हम लोग का 4 है, लेकिन 4 एग्जाम में तो आया है, लेकिन इसमें एक और है जो हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं। 4 के बाद 5 इसमें एक और है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम में अब तक अभी तक नहीं आया। बट ये लगा टॉपिक अपना कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जैसे ये 4 है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, प्राइस में ग्रोथ, अर्निंग अप्रोच, फिर अर्निंग प्लस ग्रोथ अप्रोच, वैसे भी है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पार्ट है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, RF प्लस RM माइनस RF R इंटू बीटा। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो RF बोलते हैं, ये RF का मतलब क्या अपना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये RM मतलब होता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ये RF का मतलब तुम लोग लिखा है चुके, और ये होता है बीटा। ये बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी भी इसको बोला जाता है। सेंसिटिविटी बोलने का मतलब कि अगर इकोनॉमी अगर अप और डाउन होता है 1% से, तो वो प्रोडक्ट जिससे हम लोग इक्विटी पैसा उठाया तो उसमें कितना से मूवमेंट होगा। लेकिन बहुत बड़ा चीज है, तो इसको हम एक उदाहरण के थ्रू मान लीजिए। RF सपोज रिस्क फ्री रिटर्न कितना 8%, RM सपोज मान लीजिए कितना 12%, और RF हम लोग कितना रखा 8%, सब साल में दे रहेगा तो 8%, और मान लीजिए बीटा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1.2, तो कितना हो गया 8% प्लस 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, और 4 इंटू 1.2, तो हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 1.2, फिर जो आया उसको प्लस 8। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया 12.8% आ गया। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी लाने का, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी लाने का अपना 4-5 तरीका कि इक्विटी से अगर पैसा उठाते हैं तो फिर हम लोग का कॉस्ट कितना पड़ेगा। तब एक बार इसको खाली ओवरव्यू फिर से बोल देना चाहते हैं। एक बार डिविडेंड प्राइस अप्रोच अगर बोलेगा तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू सम। इसमें आपको मार्केट प्राइस पर शेयर के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन में मार्केट प्राइस क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। फिर डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ में ये जैसा फॉर्मूला है वैसे लिखना है, खाली प्लस क्या करना ग्रोथ, और सबको मल्टीप्लाई से क्या करना है सब। उसके बाद अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, इसमें क्या EPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू सम। और अगर ग्रोथ अगर बोलेगा तो खाली फॉर्मूला में क्या करना है ग्रोथ। और लास्ट है इसमें क्या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको इन शॉर्ट बहुत जोर यूज होता है CAPM मॉडल के नाम से। और CAPM मॉडल के बारे में हम बहुत नहीं बोला अभी, कल इसका फॉर्मूला क्या बोला RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो ये जो बीटा है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये RF के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। RF हो गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RM हो गया मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ये RF वो RF सेम है, और ये इंटू बीटा। बीटा का मतलब क्या लिखा सेंसिटिविटी। तो ये RF कितना हो गया 8%, क्वेश्चन में दिया रहेगा। मार्केट रिटर्न दिया हुआ है 8%, 8 जिसका 8 है वही लिखते, तो 12 माइनस 8 4। अरे बीटा भी क्वेश्चन में क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो बीटा कितना दिया हुआ 1.2, तो 4 इंटू 1.2 किया, फिर प्लस 8 करें कितना 12.8%।